Hello students, welcome again my YouTube channel that is Rupex Classes। यानी कि रुपेक्स क्लासेस में आप लोगों को जो है फिर से स्वागत है और मैं आपका चंदन कुमार यानी चंदन सर आपका फिर से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर लेकर हाजिर हुए हैं। इंटरेस्टिंग ही बोलेंगे क्योंकि बायोलॉजी का सारा चैप्टर इंटरेस्टिंग होता है। और हम लोग जो इस वीडियो में ना, जैसे कि हमारा सीरीज चल रहा है, क्या चल रहा है कि डायग्राम बेस्ड रिवीजन। अब हम लोग जो चैप्टर तो पढ़ लिए हैं, है ना, हम लोग चैप्टर तो इसी खैर कोचिंग पढ़ा दिए हैं, तो बस उसका हम लोग रिपीट करेंगे, है ना, रिपीट करेंगे और उसमें उसको रिपीट के माध्यम से, फिगर के माध्यम से बस इसको समझ लेंगे अच्छी तरह से, ठीक है। और अगर कुछ पॉइंट अगर नोट करना चाहेंगे तो नोट भी हो जाएगा, इसमें नोट भी कर सकते हैं आप। तो पिछले दो वीडियो में मैंने पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र को डिटेल से बताया है ना। अगर आप अभी तक ना देखे हैं तो पीछे जाकर के चैनल पर जाकर के आप पीछे दो वीडियो देख सकते हैं। तो उसमें हम लोग श्वसन तंत्र तो पढ़ लिए थे, लेकिन उसमें से एक थोड़ा सा बहुत जो इम्पोर्टेंट भाग था वो हम पिछली वीडियो में छूट गया था, जो इस वीडियो में मैं बताना चाहूँगा। देखिए समझिए, अब दोनों ही जो फेफड़ा होता है, तो दोनों ही फेफड़ा जो आपका, जैसे कि देखिए बस मैं ऐसे बना देता हूँ। जो आपका ये था, आप जाइएगा तो पिछले वीडियो में जाइएगा ना, तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। हम डिटेल से बताए हैं, बस इसमें ऐसे ही बता रहे हैं। तो इसमें क्या था कि एक बहुत ही मतलब ये रहता है ये, तो ये जो फेफड़ा है हमारा, तो ये दो फेफड़ा के मध्य में ठीक बीचों बीच, इसको पर ऐसे कर देते हैं, इसके जस्ट बीचों बीच जो है ऐसे ऐसा एक स्ट्रक्चर होता है जो कि ऐसा होता है, है ना। और इसी से ना रिब्स जुड़े होते हैं, हमारे हड्डियां निकले होते हैं, और ये हड्डियां जो है इस पर लगे होते हैं, इस तरह से आपका हड्डियां लगे होते हैं। ये दिखाई दे रहा है ना, एक हड्डी जो है इसको कस के पकड़ा होता है, पकड़ा हुआ होता है ना, ताकि ये जो है आपका जिस तरह से, अब जब लोग सांस लेते हैं तो इसको ये पकड़ करके, चलिए इसको जस्ट मिला देते हैं। ये एक हड्डी रहता है, जैसे आप देख सकते हैं, ढांचा बोलते हैं हड्डियों का। तो ये जो आपको ऐसा दिखाई दे रहा है ये स्ट्रक्चर ना, इसको हम लोग स्टर्नम बोलते हैं। स्टर्नम, इसको स्टर्नम के नाम से जाना जाता है। अगर मान लीजिए कि जैसे कि फेफड़ा संबंधी बीमारी कोई हो जाए या फिर हार्ट संबंधी कोई बीमारी हो जाए और उसके केस में आपको ऑपरेशन करना पड़े, तो डॉक्टर क्या करते हैं कि ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है ना, ये इसी को जो है मतलब कवर हटा करके, आपका चमड़ा हटा करके, और इसी को जो है ऑपरेशन करने में इसी को काटते हैं, और काट करके फिर उसके बाद रिब केज को खोलते हैं। एक दरवाजा की तरफ हो जाएगा ना, एक पतला लेयर ही है, एक पतला लेयर ही है ऐसे। अब इसको काटिएगा तो ये एक दरवाजा की तरफ खुल जाएगा, तो इसको हम लोग स्टर्नम बोलते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद सर्जरी होती है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, तो सोचे पिछले वीडियो में ना बताया था उस वीडियो में, तो सोचे कि मैं इस वीडियो में बता देता हूँ। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, वापस आते हैं अपने टॉपिक पर, जो आज का हमारा टॉपिक है। चलिए देखिएगा, जैसे कि मैंने पढ़ा परिवहन तंत्र, तो समझते हैं परिवहन क्या है जी। परिवहन तंत्र क्या होता है कि बहुत सारा समूह मिलता है जो परिवहन कार्य करने में जितने अंग भाग लेते हैं ना, उसको परिवहन तंत्र के नाम से जानते हैं। लेकिन जानते हैं कि परिवहन है क्या? व्हाट इज द ट्रांसपोर्ट? ट्रांसपोर्टेशन बोलेंगे, तो ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है समझते हैं। देखिए, अब परिवहन कुछ नहीं करता, जैसे कि मान लीजिए कि औरंगाबाद से या भी कहीं भी जैसे रोड है, कहीं से ए प्लेस से कोई गाड़ी जो है उठाया माल और वो एक बी प्लेस तक आया लेकर, तो आया लेकर के, तो उसको क्या है, ट्रांसपोर्ट किया, यानी परिवहन हुआ उसका। जस्ट वही चीज होता है हमारे बॉडी में भी। हमारे बॉडी में भी क्या होता है कि जब देखिए समझिए, जब हम लोग जो भी चीज खाएं, पच गया जी, और पचा वो, तो भोजन जब यहाँ हमारा आंत में पच गया, तो उसको भी तो चाहिए कि पूरे शरीर में पहुंचाए। अगर देखिए हमारा ब्रेन भी काम कर रहा है ना, हमारा ये सब काम कर रहा है, खा रहा मुंह बस यही, तो क्या यही रहना चाहिए पेट भी, कि एनर्जी सभी को मिलना चाहिए।
तो एनर्जी सभी को मिलना चाहिए ना, तो वो एनर्जी किसके माध्यम से पहुंचता है, तो उस माध्यम से, तो एनर्जी क्या होता है कि हमारी एक शरीर भाग से दूसरे शरीर तक पहुंचाने की प्रक्रिया को हम लोग जो है परिवहन बोलते हैं। यानी कि हमारे शरीर में पोषक पदार्थों को एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाने की प्रक्रिया को परिवहन कहा जाता है। और यह परिवहन जो है, परिवहन तंत्र और बहुत सारे अंग जो मिल करके एक परिवहन की क्रिया पूर्ण करती है। बहुत सारे अंग मिलजुल करके एक परिवहन तंत्र का माने परिवहन क्रिया को पूर्ण करते हैं। उस सभी अंगों को जब आपस में मिलाएंगे ना तो उसको बोलेंगे परिवहन तंत्र। अब परिवहन तंत्र में कौन कौन से अंग भाग लेते हैं जी, तो हमारे परिवहन तंत्र में ना 3 चीज भाग लेते हैं। एक चीज पहला हो गया आपका जो मेन है, सबसे मेन है हमारा हार्ट, है ना, ये हार्ट है। और उसके बाद आपका रक्त हो गया, और रक्त के साथ ये ब्लड वेसल्स, यानी 3 चीज। कौन कौन, रक्त, रक्त वाहिनियां और हृदय, है ना, ये 3 चीज है जो तीनों मिल करके आपस में एक परिवहन तंत्र का निर्माण करते हैं। जैसे कि आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, ये बहुत ही सिंपल है। आपके घर में अगर मोटर होगा, ध्यान दीजिएगा, जैसे कि मोटर है, मान लीजिए इट इज मोटर, है ना, एक्चुअली ये मोटर मान लेते हैं इसको, ये मोटर है। अब हमको ना यहाँ पानी पहुंचाना है, चलो ऊपर छत पर जो सबसे निचला मंजिल पर ये पानी है, उसको ना 2 माला या तीसरा माला तक पहुंचाना है, यहाँ पहुंचाना है, ठीक है, इसके पर रखिए, इसमें पहुंचाना है। तो क्या रहता है, मोटर से एक पाइप रहता है, और पाइप क्या करता है, इसके माध्यम से जोड़ता है, और मोटर से क्या होता है कि प्रेशर लगता है, तो ब्लड सॉरी जो पानी है क्या रहेगा, इसके माध्यम से जाके टांगे में पहुंचता है। तो ध्यान से देखिएगा, ये जो आपका मोटर है ये क्या करता है, एक पंपिंग मशीन हुआ ना, एक पंप कर रहा है, उसको पंप कर रहा है, और इसके माध्यम से ये जो देखा है पाइप, उसके माध्यम से हमको जहां पहुंचाना है वो पहुंचाते हैं। तो जस्ट उसी तरह से हमारा बॉडी भी है। हमारा बॉडी में जो हार्ट होता है वो एक काम करेगा पंप की तरह। किसकी तरह काम करेगा, पंप की तरह। मान लीजिए कि मोटर है, चलिए मोटर है, आई पाइप है, और पाइप के अंदर ही क्या है, पानी है। तो मोटर जो हुआ एक हमारे मनुष्य में अगर माने जाए तो ये एक हृदय की तरह कार्य करेगा। हमारे मनुष्य ये हृदय की तरह कार्य करेगा, इसको हार्ट बोलते हैं, है ना, हार्ट की तरह कार्य करेगा। ये जो पाइप आपका है ब्लड वेसल्स की तरह कार्य करेगा, यानी कि वाहिनिया की तरह कार्य करेगा, है ना, वेसल्स, VSSELS, वेसल्स की तरह ये कार्य करेगा। और ये वाटर जो है ना आपका, ये वाटर जो है ब्लड, ये ब्लड से इसको कंपैरिजन करें तो ब्लड से कंपैरिजन कर सकते हैं। तो यही आपका है, आपका परिवहन तंत्र, इसी को अब इसको डिटेल से जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टॉक अबाउट ब्लड, है ना, व्हाट इज ब्लड एंड व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ ब्लड, है ना। टुडे आई विल गोइंग टू कन्विंस यू। चलिए अब हम समझिएगा, इसको मिटा देते हैं, इसको क्या करते हैं, मिटा, समझ गए होंगे आई थिंक, अब समझ गए होंगे। तो आगे बढ़ते हैं और ब्लड के बारे में बहुत सारी जानकारी लेते हैं, है ना। चलिए देखिए ब्लड क्या है। अब सबसे पहले ब्लड के बारे में जब भी एग्जाम में पूछेगा, एग्जामिनेशन पूछेगा कि ब्लड, व्हाट इज ब्लड, आपका ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि ब्लड क्या है या ब्लड है, तो ब्लड एक तरल संयोजी ऊतक है। इसको आप मत भूलिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये ब्लड जो है ना एक तरल संयोजी ऊतक है। ब्लड क्या है, एक तरल संयोजी ऊतक है जो पोषक पदार्थों को, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा चीज बोल रहा है ये, पोषक पदार्थों में क्या क्या आ जाएगा जी, तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, है ना, विटामिन, ये बहुत सारे जो हमारे भोजन खाते हैं ना तो वो सब में पोषक पदार्थ रहता है। तो पोषक पदार्थों को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाता है, मतलब कि इसके माध्यम से जाता है, ये तो पहुंचाता नहीं है, मतलब जब तक हार्ट पंप नहीं करेगा तब तक थोड़ी जाएगा, इसके माध्यम से, रक्त के माध्यम से मतलब पहुंचते हैं वो सब, ठीक है। हाँ, एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है, ताप, यानी कि ये शरीर के ताप को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। अगर जिस मनुष्य के शरीर में ब्लड की मात्रा बहुत ही कम रहती है, ब्लड कम रहता है, तो वो मनुष्य का जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो हाई होता है, थोड़ा सा उच्च होता है, और जिसके पास ज्यादा ब्लड हो उसकी तुलना में। तो ये ताप को भी नियंत्रित करता है, कौन, ब्लड। तो एक पॉइंट है, कंपटीशन क्षेत्र में पूछता है इससे क्वेश्चन जी, ब्लड को ताप को नियंत्रित करेगा, तरल संयोजी ऊतक है।
अब इतना चीज जान गए जी, तो आगे बढ़ते हैं द कंपोजिशन ऑफ ब्लड, है ना। नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट द कंपोजिशन ऑफ ब्लड। तो लेट मी इंट्रोड्यूस अबाउट दिस। रक्त, तो जनरली ये जो हमारा ब्लड होता है ना बाबू, वो दो अवस्थाओं से मिलकर बना हुआ होता है। आप पहला जो स्टेट देखिए, तो इसमें दो चीज मिलते हैं। हाल ही देखिए पुजाई हुआ है जी, खस्सी कटाया है दरअसल, तो उसको जैसे जैसे में कटाया होगा उसको खून निकला होगा। अगर उसको देखा जाए थोड़ा देर के बाद आप देखेंगे उसको, तो क्या होता है ना कि जम जाता तुरंत ही। देखेंगे अरे कटाया सर तो पूरा लिक्विड फॉर्म में था पूरा तरह से, लेकिन थोड़ा देर के बाद वो जम गया, तो पनिया गया कहाँ। तो हम लोग देखे समझिएगा, ब्लड जो होते हैं ना वो दो भाग में बटे होते हैं, मतलब दो उसका कंपोजिशन देखे तो दो तरह होते हैं। एक उसका होता है सॉलिड पार्ट, सॉलिड यानी ठोस भाग कर देते हैं। देखिए एक हो गया आपका ठोस भाग यानी कि सॉलिड पार्ट, और एक होता है वो आपका लिक्विड पार्ट यानी कि द्रव भाग, है ना। लिक्विड हो गया, लिक्विड पार्ट एक होता है, और एक आपका होता है सॉलिड पार्ट। ये दो पार्ट होते हैं हमारे इसमें। लिक्विड पार्ट कर देते हैं LIQUID, लिक्विड पार्ट। ये दो भाग में बटे होते हैं, आप समझिएगा। अब जो लिक्विड पार्ट होता है ना, जो लिक्विड निकलता है उसको लिक्विड पार्ट को बोलते हैं हम लोग प्लाज्मा। क्या बोलते हैं लिक्विड पार्ट को? लिक्विड पार्ट को बोलते हैं PLASMA। अगर आप हिंदी में लिखना चाहते हैं तो हिंदी में इसको प्लाज्मा लिख दीजिए। तो आपका प्लाज्मा ये हो गया, और एक हो गया आपका सॉलिड पार्ट, जिसको हम लोग जो है ना ब्लड सेल्स के नाम से जानते हैं। ब्लड कोशिकाएं यानी कि रक्त कोशिकाएं, है ना, यानी कि ब्लड सेल्स। ये दो पार्ट हो गया हमारे ब्लड का, जनरली बांट दिए। अब जो समझिएगा, हमारा जो पूरे ब्लड होता है ना, उसका 55% भाग जो है, 55%, 55% जो भाग होता है द्रव भाग का होता है, और मात्र ना बोले ठीक ही है, 45% जो भाग रेस्ट बच गया 45%, वो आपका होता है ठोस भाग यानी कि ब्लड सेल्स होते हैं। अब समझिएगा जो प्लाज्मा आपका है ना, ये क्या, इसका फंक्शंस क्या है सर? आपको क्लास 10th में ना थोड़ा सा ही पढ़ना है डिटेल्स, इसको बारे में नहीं जानना है, तो हम लोग उतना ही लेके चलेंगे, नहीं तो वीडियो पूरा लंबा हो जाएगा उसको तैयारेंगे। तो रक्त, ये जो द्रव्य भाग होता है ना बाबू, ये जो इसमें बहुत सारे प्रोटीन्स रहते हैं, है ना, बहुत सारे आपका क्या बोले कि बहुत अच्छे अच्छे प्रोटीन रहते हैं आपका। ये बोले जो आपका एमिनो एसिड बहुत सारा रहता है, या फिर ग्लिसरॉल रहते हैं, तो ये सब रहते हैं जो क्या करता है ना, हमारे शरीर को ना, हमारे ब्लड में मतलब कोई चीज जीवाणु विषाणु ना प्रवेश कर पाए, उसको मारने का काम करता है। इसी के अंदर आपका हिपैरिन रहता है, जिसके कारण ब्लड जो है शरीर के अंदर नहीं जम पाते हैं, है ना। हिपैरिन के कारण ही ब्लड जो है हमारे शरीर के अंदर नहीं जम पाता है। तो ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये क्या करता है, मेन इसका फंक्शन है आपका जीवाणुओं को नष्ट करना। इसका मेन फंक्शन है जीवाणुओं को नष्ट करना। लेकिन अब चीज तीनों जो है इसके ब्लड कोशिकाएं के बारे में हम लोग जो है ठीक से जान लेते हैं, है ना। चलिए ब्लड कोशिकाएं के बारे में अगर आप लोगों को जैसे ये अच्छा लगा तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा एक बार, थोड़ा सा हट जाते हैं। चलिए ले लिया होंगे आज। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, इसको ना मिटा देते फिर से नीचे को, इसको अच्छी तरह समझने के लिए इसको हम मिटा देते हैं। अब समझिएगा, अब आई थिंक ये भी इतना समझ गए होंगे, बस इसको इतना ही समझना है। पूछा जाएगा कि रक्त में प्लाज्मा कितना % पाया जाता है, तो 55%, इसको याद रखिएगा। अब इसके बाद हम लोग जो है सारा फोकस करना है सॉलिड पार्ट के ऊपर, है ना। सॉलिड पार्ट को हम लोग जो है जानेंगे ठीक से और सीखेंगे इसके बारे में। तो हमारा जो ठोस पार्ट होता है, ठोस भाग, जो ब्लड सेल्स है हमारा,
ब्लड सेल्स, रक्त कोशिका। इसको भी देखा जाए ना तो इसको 3 भाग में बांटती है। इसको भी कितने भाग में बांटते हैं? 3 भाग में। आपका जो सॉलिड पार्ट होता है वो सॉलिड पार्ट हमारा 3 भाग में बटा होता है ना। कौन कौन जी? देखिए ध्यान से, मार्कर नहीं चल रहा है, 1 सेकेंड। चलिए देखिएगा, आपका फर्स्ट है लाल रक्त कोशिकाएं। लाल रक्त कोशिकाएं क्या बोलेंगे इंग्लिश में? जस्ट उसे रेड ब्लड सेल्स, इसको कैपिलरीज भी के नाम से जाना जाता है, बट सेल्स भी चलेगा। इसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे? शॉर्ट में ना आरबीसी के नाम से चलेगा। आरबीसी हो जाएगा, आरसी भी ना रहेगा ना आरसी में नहीं, आरबीसी ना। बहुत सारा लेकर जो गड़बड़ा जाता है इसमें, देखिए समझिएगा। लाल रक्त कोशिकाएं, अब इसको लाल जी क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके अंदर ना आपका हीमोग्लोबिन रंजक पाया जाता है। हीमोग्लोबिन रंजक है ना। आप रंजक को ना, हीमोग्लोबिन इंग्लिश में हीमोग्लोबिन होता है, बट रंजक क्या होता है? पिगमेंट। तो हीमोग्लोबिन रंजक पाए जाते हैं। अभी ये क्या है सर? तो ये एक ऐसा प्रोटीन है बाबू, जैसे कि आपने पिछले वीडियो अगर देखे होंगे तो समझ में आ गया होगा। ये जो है हमारे ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर के और हमारे सेल्स के पास जाता है, और सेल्स को वापस सेल्स में जो बनते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, उसको वापस फेफड़ा में ला करके बाहरी लाने में मदद करते हैं। तो हीमोग्लोबिन के बारे में जान होंगे। अब इसका जो रंग होता है ना बाबू, वो लाल होता है। कैसा होता है? लाल होता है। तो लाल होता है ना, तो जब पानी में डलाया, मतलब ब्लड में डलाया, जैसे ब्लड का कलर रंगहीन है, कलरलेस है ब्लड, बट इसके कारण इसका रंग हो जाता है लाल, है ना। इसी कारण ही क्या लिखेंगे? इसी के कारण रक्त का रंग लाल होता है ना। इसी कारण रक्त का रंग कैसा होता है बाबू? लाल होता है। तो ये बहुत ज्यादा उपयोगी है। इसका जो होता है जीवन काल 120 दिन का होता है, यानी कि 120 दिन तक जीवित रहते हैं ये, और उसके बाद मर जाते हैं। हमारे सबसे छोटी कोशिकाएं भी माना जाता है, तो आरबीसी का ही सबसे छोटा कोशिका माना जाता है। तो आई होप इसके बारे में इतना ही, बहुत अच्छा नॉलेज है, इसको ले लीजिएगा अच्छे तरह से। अब जो सेकंड है, ध्यान दीजिएगा, इसका मेन कार्य क्या है? एक तो ब्लड को मैंने रंग देना, लाल रंग देना, इसके कारण ब्लड का रंग लाल होता है। और दूसरा है कि ये क्या करता है कि ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के, सॉरी, ऑक्सीजन और CO2 के परिवहन में, वायवीय श्वसन में परिवहन, वायवीय श्वसन में जो ऑक्सीजन CO2 के परिवहन करेगा वायवीय श्वसन में। इसका ये था हमारा आरबीसी के बारे में भी किसी दिन और डिटेल से बताऊंगा। बस आज जो इतना ही देखेंगे हम लोग इसमें, आरबीसी में। अब जो है दूसरा जो चीज है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है, वो हमारा आरबीसी है, सॉरी WBC। अब इसका WBC क्या है सर? WBC, अब WBC को ऐसे सर समझ में नहीं है ना, ऐसे समझ में नहीं है। चलिए डिटेल से इसको लिखिए। ये श्वेत रक्त कोशिकाएं, इसका क्या नाम है? श्वेत रक्त कोशिका, यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स। हाँ सर, अब ये समझ में आ गया ना। इसका W, इसका B और इसका C, अब तीनों को मिला के लिख दीजिए WBC, ये आपका WBC दूसरा पार्ट हो गया। अब इसमें क्या होता है बाबू? इसमें लसिका कोशिका होते हैं, लसिका ग्रंथियां होती है ना। आपका ये गिल्सरॉल भी होते हैं, सॉरी गिल्स नहीं, है ना, जो पीफ के आकार के जैसे होता है ना, तो उस तरह से होता है आपका। तो व्हाइट ब्लड सेल्स में किससे मिलकर बना होता है? लिम्फ, लसिका इसका मेन है, लसिका या लिम्फ इसका मेन है। उसके बाद बहुत सारे प्रोटीन रहेंगे, है ना, विटामिन रहेंगे,
और आपका फॉस्फेट अणु भी रहेगा। तो लसिका मेनली रूप से इसमें रहता है। अब लसिका क्या करेगा सर, तो इसका देखिए मेन फंक्शंस क्या है। लसिका है इसमें है, तो ये क्या करता है कि हमारे शरीर के से बाहर जो भी बैक्टीरिया वायरस ये सब आ रहे हैं उसको ना रोकता है, उसको नष्ट करता है ये, है ना। उसके चारों ओर बीटा सेल और जो है टी सेल बीटा सेल बना करके उसको जो है नष्ट करने का काम करता है ना। किसी दिन बताऊंगा मैं श्वेत कोश का बीटा सेल के बारे में और टी सेल के बारे में बताएंगे। अगर आप क्लास में पढ़ेंगे, हमारे कोचिंग में पढ़ेंगे क्लास में, तो जरूर इस सबके बीटा सेल क्या होता है, टी सेल क्या होता है, हम डिटेल से बताएं। तो इलास्टिका या लिम्फ ये जो होते हैं दो चीज है। ये क्या करते हैं हमारे बॉडी के अंदर जो भी अटैक करता है जीवाणु जैसे मान लीजिए सांस के माध्यम से, भोजन के माध्यम से, किसी के माध्यम से हमारे शरीर में अगर कुछ बैक्टीरिया अटैक करेगा तो इसको रोकने का काम ये करता है। ये क्या करता है हमारे शरीर के अंदर जो ना रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता को ये बिल्ड करता है ना। एक उसको ना स्ट्रांग बनाता है। आपका अगर WBC जितना स्ट्रांग रहेगा तो उसका ही उतना ही आपका जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है यानी कि इम्यूनो सिस्टम, इम्यूनो सिस्टम आपका जो रहता है रोग प्रतिरोधक क्षमता। देखिए रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या है, अब सहने की शक्ति। अब मान लीजिए कि किसी कोई आदमी जो है बीमार पड़ा, मान लीजिए कि थोड़ा सा भी धूप में निकला, थोड़ा सा भी मतलब उसको जो धूप वगैरह में गया, धूरी गया, थोड़ा सा पड़ा, नाक फेफन जो नेटा उटा तुरंत स्टार्ट हो जाता है, बीमार पड़ जाता है, बुखार उखार लग जाता है। लेकिन कोई क्या अपना कोई देखता है किसान जो होता है, देहाती किसान जो होते हैं, दिन भर क्या करते काम करते रहते हैं, लेकिन फिर भी टाइम शाम के तब फिट रहते हैं, फिट रहते हैं। क्यों? क्योंकि उसके जो इम्यूनो सिस्टम है ना किसानों का वो जबरदस्त होता है, उसको नेचुरल चीजें लेते हैं सांस में, है ना, बहुत सारे विटामिन तगड़ा खेतों का उपजाया हुआ भोजन खाते हैं, इसलिए उनका इम्यूनो सिस्टम जो होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता होता है स्ट्रांग होता है, सहने की शक्ति जो है कम स्ट्रांग रहती है। उतना ही मान लो कि बैक्टीरिया उतना ही हम लोग को टच कर रहा है और उनको भी टच कर रहा है, लेकिन वो बीमार पड़ जाएगा, वो बीमार नहीं पड़ेगा, कहेंगे कि तुम्हारा रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है और इसका रोग प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा है। यही होता है आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता। तो WBC जितना आपका स्ट्रांग रहेगा उतना ही आपका इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग रहेगा, आप बीमार उतना ही कम पड़िएगा। तो ये WBC है। और WBC का जो जीवन काल होता है वो ज्यादा नहीं, 3 से 4 दिनों तक होते हैं, है ना। तो 3 से 4 दिनों तक ही WBC जो है जीवित रह पाता है, उसके ज्यादा जीवित नहीं रह पाएगा। तो ये होते हैं बाबू WBC, है ना। तो आई थिंक ये आप लोग जो है समझ रहे होंगे। अब जो आपका नेक्स्ट है, देखिए हाँ चलिए समझिएगा। अब जो है इसका केमिकल नेम थोड़ा सा जान लेते हैं। इसको जो है ना हम लोग केमिकल रूप से इसका जाने, इसका केमिकल नेम हो जाता है एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रोसाइट्स के नाम से इसको जानते हैं। बोलेगा कि व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ RBC, तो RBC का केमिकल नेम होता है एरिथ्रोसाइट। क्या बोलते हैं फिर से, एरिथ्रोसाइट। अब इसको बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स, ये पूछता है बाबू, ये ज्यादातर जो है आपका जो है कंपटीशन में पूछता है, बट मैं बता देते हैं यहीं पे, थोड़ा सा बताना नॉलेज लेना जरूरी रहता है। अब आगे जो तीसरा पार्ट है ना, हम लोग जो है इधर जगह नहीं है तो इधर देख लेते हैं। तीसरा पार्ट जो होता है बाबू वो प्लेटलेट्स होता है। क्या होता है? प्लेटलेट्स। इसको हम लोग जब थ्रोम्बोसाइट्स के नाम जानते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स। तो तीनों का केमिकल नेम हो गया। अब ये क्या करता है आप समझिएगा, ये हमारा लोग क्या करता है कि ये ब्लड क्लॉटिंग का काम करता है, ब्लड कोटिंग का काम करता है ना। इस देखिए इसका मेन फंक्शन देखिए समझिएगा। अब कुछ घंटे इसका ये जो होता है, कुछ सेकंड से लेकर कुछ घंटे,
कुछ सेकेंड्स से कुछ घंटों तक एक जो मनुष्य है ना, एक नॉर्मल मनुष्य जो है उसके शरीर में 5 लाख प्लेटलेट्स होना चाहिए एक स्वच्छ शरीर के लिए। आपके होता है अगर वो कम रहा है ये सब तो आपको बुखार आना शुरू हो जाएगा, और आपके शरीर में अगर 10,000 से कम अगर प्लेटलेट्स हो गया तो आदमी डेथ कर जाता है। जैसे डेंगू और टाइफाइड में क्या होता है समझिएगा, जब डेंगू और टाइफाइड के जो मलेरिया परजीवी होते हैं वो क्या करते हैं कि हमारे ब्लड के अंदर पहुंच जाते हैं, मतलब काटता है हमको ना तो ब्लड में चला जाता है, और ब्लड के अंदर जा करके हमारा जो प्लेटलेट्स होता है ना उसको डैमेज करने लगता है, नष्ट करने लगता है ना। तो इससे क्या होता है तुरंत बुखार आ जाता है जी, लगातार मरते जाता है, लगातार मरेगा। जो ये प्लेटलेट्स की संख्या मरेगी तो घटेगी नहीं जी, तो घटेगा तो क्या होगा, हम लोग को ना बुखार आ जाएगा। क्या आ जाएगा, बुखार आ जाएगा। और इससे क्या होगा, ये जब तक नहीं ठीक होगा तब तक मतलब ये मरना बंद ना हो जाए तब तक ये जो है बुखार आपको रहेगा, है ना। ये ज़्यादातर अगर बुखार आपको 3 से 4 सप्ताह तक भी लगातार रह सकता है। अगर आप लोगों को जो है लगातार बुखार 5 से 6 दिन तक लगातार हो जाए तो डॉक्टर से परामर्श जरूर कराना, चेकअप जरूर कराना चाहिए। या तो वो खतरा रहता है डेंगू का या फिर रहता है टाइफाइड का, तो उसमें आपको इस तरह से था। उसमें आपको पपीता का जो ऊपर का पार्ट है उसको बोला जाता है कि आप उसका काढ़ा बनाकर मतलब पीस करके एक घोल करके ले। इससे क्या होता है कि आपका जो सेल की जो मरने की जो प्लेटलेट्स मरने की रहती है वो घट जाती है, उसमें एंटीऑक्सीडेंट रहते हैं, ठीक है। तो ये मेनली इसका क्या कार्य है, रक्त का थक्का बनाना, है ना, रक्त का थक्का बनाना ये होता है। इसको जो है ना हम लोग जो है थ्रोम्बोसाइट्स, रक्त बिंबाणु, ओके हाँ, इसको लोग दूसरा नेम बिंबाणु भी के नाम से जानते हैं, रक्त बिंबाणु, इसको बिंबाणु के नाम से भी जानते हैं हम लोग। ये था आपका प्लेटलेट्स। तो इस वीडियो में हमने ब्लड के बारे में डिटेल से बताया। आई थिंक आप लोगों को समझ में भी आई होगी कि प्लेटलेट्स क्या होता है, इसका मेन फंक्शंस क्या बता, आपको इसका जीवन काल बता दिए, है ना। प्लेटलेट्स आपका ब्लड कोटिंग में काम करता है, रक्त का थक्का बनाने में। अगर ये इसकी संख्या घट गई आपके में तो ब्लड कोटिंग ना हो पाएगा, रक्त नहीं जम पाएगा। इसको बताएं कि ये क्या करता है, हमारे जो है इम्यूनो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बिल्ड करता है। आपका इसमें क्या रहता है, मेन रूप से लसिका रहता है ज़्यादा मात्रा में। अब इसका जीवन काल 3 से 4 दिन तक ही होता है आपका। अगर इसका देखें कि रासायनिक नाम तो ल्यूकोसाइट्स हुआ, रक्त को लाल रक्त कोशिका में देखें इसका रासायनिक नाम इरिथ्रोसाइट्स हुआ, रेड ब्लड सेल्स बोलेंगे इंग्लिश में, हीमोग्लोबिन इसमें पाया जाता है। इसी कारण से इसका रंग, ब्लड का रंग लाल होता है। हाँ, और हाँ एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि ये जो आपका हीमोग्लोबिन है ना, इसमें जो है लोहा पाया जाता है ना, लोहा यानी कि आयरन, इसको हम लोग Fe से डिनोट करते हैं ना, Fe। तो आपका हीमोग्लोबिन में कौन बोलेगा, हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है, तो लोहा बता दीजिएगा आप इसको। तो अब हीमोग्लोबिन के कारण ही ब्लड का रंग क्या होता है, लाल होता है। इसका जीवन काल बोले तो 120 दिन होता है। और ये क्या करता है, मेन रूप से वायवीय श्वसन के परिवहन में मदद करता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन में मदद करता है। तो ये हो गया आपका। अब परिवहन तंत्र में समझ गए, 3 चीज भाग लेते हैं। अब इसमें तो पढ़ा दिए ये, अब अगली पार्ट में हम लोग दोनों देखेंगे, रक्त वाहिनियाँ और हार्ट दोनों देखेंगे अगली पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आप लोगों को अगले वीडियो में। और हाँ, अगर पसंद आई हो वीडियो तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और उसको लाइक भी करें, ठीक है। धन्यवाद।